अरे ना, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है तो पता होना चाहिए। पॉइंट्स वाला पार्ट में कौन से फॉर्मूला को यूज करना है, तो पॉइंट्स को याद रखने के लिए आज का ज्ञान, अगेन आज का ज्ञान किस नथिंग है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड वाला पार्ट इज फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इट इज नथिंग बट Q is equals to MC delta T। अगेन ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, इज Q is equals to MC delta T। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है तुम लोगों को, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे व्हेन इट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगेन इसका मतलब क्या हुआ, Q का मतलब होता है हीट, M का मतलब होता है मास, C का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, Q इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी बोला होगा जब तुम लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट बोला होगा कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फिलहाल 20 सेंटीमीटर 20 डिग्री है और 20 डिग्री से 30 डिग्री में चला गया और उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, वो सॉलिड में ही है अभी तक। तो ऐसे तुम समझेगा कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज होगा तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सेकेंड वाला पार्ट इज Q इज इक्वल टू ml वाला पार्ट, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन देयर इज चेंज इन स्टेट। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो रहा, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या आ जाएगा, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैसियस होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ml वाला यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगेन सॉरी, Q का मतलब होता है हीट, M का मतलब होगा मास एंड L का मतलब होगा लेटेंट हीट। अगेन अब ये लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट एक्चुअली वो हीट होता है जो बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट करता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला पार्ट में क्या होगा, हम लोग लेटेंट हीट दो टाइप का बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला पार्ट का स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर वाटर, सो फ्यूजन का मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पर, जब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड दोनों में से कोई कन्वर्ट हो रहा है, मतलब तुम लोगों को आइस दे दिया है, आइस टू वाटर बन रहा है, या फिर वाटर फ्रीज होके आइस बन रहा है, इन दोनों ही वाले केस में लेटेंट ऑफ फ्यूजन वाला पार्ट आएगा। अगेन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू इज एल एफ, शॉर्ट फॉर्म है उसका, एल एफ इज इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम, और एल एफ का वैल्यू होगा, इट इज 80 किलो कैलोरी पर केजी। कैलोरी वाला किलो कैलोरी हो जाएगा, ग्राम्स वाला पार्ट केजी में हो जाएगा, दोनों में वैल्यू सेम ही रहेगा। एज पर द यूनिट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा करेंगे। फॉर द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट करेगा उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, या फिर गैसियस से लिक्विड में आएगा इस वाला केस में। बट हम लोग बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो फॉर वाटर वाला केस, वाटर वाला केस वाले पार्ट में क्या होगा, इट इज नथिंग बट वाटर टू स्टीम या फिर स्टीम टू वाटर, इन दोनों ही वाले केस हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एल वी इज इक्वल्स टू 540 कैलोरी पर ग्राम, और latent heat of vaporization is 540 kilocalorie per kg. And the last one is specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला पार्ट क्या है सर, इनिशियल सी है, ये सिर्फ वाटर के लिए, मतलब वाटर के लिए तो कैसा हो गया, चाहे वो आइस हो, वाटर हो या स्टीम हो,
इन तीनों वाले केस के अंदर हम लोग का वैल्यू स्टैंडर्ड होगा, इट इज नथिंग बट 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 किलो कैलोरी केजी डिग्री सेल्सियस। सिर्फ यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आएगा, बाकी सब वाले पार्ट में सिर्फ ग्राम्स एंड केजी वाला पार्ट ही आएगा। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है, ये वाला पार्ट समझ लिया तो लोगों के आधे चैप्टर आधा वाला काम हो जाएगा। ओके, चलो नोट कर लो। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 72 of the textbook. It is solve the following problem. Question is equal heat is been given to the two objects A and B of mass 1 gram. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and B by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat and by what factor? हम लोग एक्चुअली दो चीज फाइंड करने के लिए बोला इसके अंदर, तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। हम लोग गिवन डेटा में लिख लेते हैं सबसे पहले। सो गिवन फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ए एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मैंने बोला है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों का मास 1 ग्राम है, तो इसको लिखेंगे एम ए इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। सिमिलरली एम बी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और क्या दिया हम लोग क्वेश्चन में, टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोल रहा है कुछ चीजें हम लोग थोड़ा इजी कर दिए। इजी करने का मतलब कैसा हो गया, तो इसे समझाने के लिए बताता हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है फिलहाल के लिए। ये 20 डिग्री को मैं हीट करना स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट हीट होने के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया 23 डिग्री सेल्सियस में। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 3। और 3 डिग्री जब चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो मुझे दो अलग अलग टेम्परेचर देने से बदला है। उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली एक टेम्परेचर दे दिया कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्टली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे दो अलग अलग टेम्परेचर दिया होता तो मैं इसको एक को T1 लेता, एक को T2 लेता, फिर दोनों को माइनस करके आंसर निकालता, तो मेरे को ये वाला ईज हो गया, डायरेक्टली आंसर दे दिया। तो ऑब्जेक्ट ए का मास टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ रहा है, तो सिर्फ बी के लिए कितना बढ़ रहा है, 5। तो क्या डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर तुम पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे, लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज बीन गिवन। हीट का सिंबल क्या बताया था हम लोगों ने, Q। तो हम लिखेंगे कैसे, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। हीट ऑफ ए इज इक्वल टू हीट ऑफ बी, हम लोग को दिया हुआ है। टू फाइंड स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए और बी का स्पेसिफिक हीट हम लोग कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये हम लोग फाइंड करने बोला है। सो फॉर्मूला मैंने आज का ज्ञान में तुम लोगों को दो फॉर्मूला दिया था, एक Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी और एक फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू एम एल। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर दिया है ना, तो फॉर्मूला कौन सा फर्स्ट वाला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब सोल्यूशन, इट इज फॉर ए, फॉर ऑब्जेक्ट ए, तो हम लिखेंगे क्यू ए इज इक्वल्स टू एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी। हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला में ये यूज कर रहे हैं सॉरी, हम ऑब्जेक्ट ए के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया क्यू ए एम ए सी ए डेल्टा टी। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, एम ए का वैल्यू कितना है 1 ग्राम इंटू सी ए का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो ये वाला पार्ट एज इट इज जाएगा बिकॉज सी कैलकुलेट करना है, इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना है मेरे पास 3। तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू ए इज इक्वल टू 3CA, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर बी। सो बी के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट ए की जगह बी भी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल्स टू एम बी इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। सो एम बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, तो ये होगा 1 इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी इज 5। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 से 5 होगा, ये हो गया 5 सी बी इज नथिंग बट क्यू बी। दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। ओके, तो मैंने फॉर्मूला के सबसे जो वैल्यू प्लेस कर सकता, मैंने वैल्यू प्लेस कर दिया। अब लास्टली मैं क्या यूज करूंगा, जो मेरा गोल्डन गिवन इक्वेशन है, उन्होंने बोला है क्यू ए और क्यू बी दोनों इक्वल है, मैं यूज कर लेते इसको। सो इट इज क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, दिस इज नथिंग बट गिवन।
क्यू ए का वैल्यू मैंने कितना निकाला 3Ca, वो लिखेंगे 3Ca इज इक्वल टू क्यू बी का वैल्यू इज 5Cb। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे किसी एक का वैल्यू निकालना है, तो मेरे दो ऑप्शन है, या तो मैं 3 को नीचे भेज सकता हूँ या मैं 5 को नीचे भेज सकता हूँ। तो मेरा फ्रैक्शन क्या क्या बन सकता है, आइदर इट कैन बी 5/3, अगर मैं इस 3 को नीचे ले रहा हूँ, अगर 5 को नीचे ले रहा हूँ तो बनेगा 3/5। अब नॉर्मली बताओ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग आया ना, तो इसका आंसर कितना आया, इट इज 1.6 समथिंग समथिंग आ रहा है। वैसे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इट विल बी 0.6 समथिंग। तो उसमें ये फ्रैक्शन बड़ा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विच इज ग्रेटर वाला पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा। मैं लिखूंगा वो CA इज इक्वल्स टू 5/3CB। ओके, अब ये वाला कंडीशन समझाने के लिए एक और कंडीशन लेते हैं। अगर मैं मान लो लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 2y, इसमें x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा, x बड़ा होगा। क्यों होगा, y का जो भी वैल्यू होगा उसको मैं जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब एक सिंगल y का वैल्यू होगा ना। इसका मतलब ये हुआ ना, y का जो भी वैल्यू होगा मैं उसको इंटू 2 करूंगा तब जाके x का सिंगल वैल्यू होगा। तो सेम वाले केस में बताओ, CA बड़ा होगा कि CB बड़ा होगा, जैसे CA बड़ा होगा कितने टाइम्स बड़ा होगा, 5/3 फैक्टर से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोला है, किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो लिखेंगे स्पेसिफिक heat of A is more, और बाय व्हाट फैक्टर, ट्वाइस है कि थ्राइस है, तो लिखेंगे बाय 5/3 फैक्टर। समझा? ओके, चलो लिख लो। क्वेश्चन नंबर बी, liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. If water at 20 degrees Celsius to be converted into 2 kgs of ice at 0 degrees Celsius, how many grams of ice at 0 degrees Celsius, how many grams of ammonia to be evaporated? Given the latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie per gram. ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग का स्टोरी क्या बोला है इसके अंदर, हम लोग को दिया है पानी, कितना पानी दिया है 2 kg, उस 2 kg, हाँ हम लोग केजी में लिया है बिकॉज हम लोग उसको बर्फ बनाने वाले हैं। उस वाले वाटर का टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको हम लोग आइस के फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, चुपचाप फ्रिज में रख देते हैं, है ना। सो फ्रिज में रखने से नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अमोनिया डालेंगे। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अमोनिया प्लेस कर रहे हैं। अमोनिया प्लेस करने का रीजन क्या होता है, जैसे आप पानी में तुम अमोनिया डालना स्टार्ट करोगे, अमोनिया पानी का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वो खुद क्या करेगा, इवेपोरेट होकर निकल जाएगा। इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लिक्विड अमोनिया इज यूज इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। तो आइस फ्रॉम वाटर बनाने के लिए अमोनिया क्या कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प से कूलिंग के टाइम पे अमोनिया वाला पार्ट पानी में डालेंगे, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको आइस बना देगा। अगेन तो लोग क्या, दो सब्सटेंस दिया हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, द प्रिंसिपल इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। हम लोग ये वाला रूल फॉलो करेंगे सारे सम के अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, एक ने जितना हीट लूज किया होगा उतना ही दूसरे ने हीट गेन किया होगा। हमने वो एक बॉक्स वाला पार्ट सीखा था, एक हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो सेम वाला पार्ट हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर तुमको दो सब्सटेंस दिए हैं, दो सब्सटेंस कौन सा दिया है, तो गिवन डेटा में हम लोग गिवन लिखे थे पहले। पहले वाला पार्ट हम लोग को दिया है वाटर, एक सब्सटेंस वाटर है हमारे पास, दूसरा कौन सा है हमारे पास, अमोनिया। ओके, ये दो सब्सटेंस हमारे पास दिया हुआ है। अब वाटर का क्या डेटा हम लोग को पता है वो लिख लेते हैं, अमोनिया का डेटा हम लोग को पता है वो लिख लेते हैं। वाटर के लिए क्या पता है हम लोग को, द मास ऑफ अमोनिया हम लोग को दी, सॉरी वाटर के लिए हम लोग को दिया है 2 kg। वाटर का टेम्परेचर कितना है फिलहाल के लिए 20, तो इसका फर्स्ट टेम्परेचर लिखता हूँ लाइक T1, T1 इज नथिंग बट 20 डिग्री सेल्सियस। फर्दर हम लोग को पानी को कहां पर लेके जाना है, कितने टेम्परेचर पे लेके जाना है, 0 डिग्री पे, तो लोग लिखेंगे इसको T2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे और क्या गिवन डेटा दिया वाटर के रिगार्डिंग, कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नहीं दिया। और चलो अमोनिया के लिए कितना दिया है, क्या वैल्यू दिया अमोनिया के लिए, कुछ ब्रैकेट में कुछ गिवन वैल्यू है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इट इज LV इज नथिंग बट 341 ग्राम, सॉरी
कैलोरी पर ग्राम। वेपराइजेशन कब होता है? जब लिक्विड टू गैसेस में बनता है। तो ये वाले पार्ट में लिक्विड अमोनिया था, उसको हमने वेपराइज करके उड़ा दिया है, तो उसका कितना आ जाएगा? 341 हो जाएगा। कितना अमोनिया डाला है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया हैज बीन यूज्ड? सो मास इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क। मुझे अमोनिया का कोई टेम्परेचर दिया नहीं है, तो टेम्परेचर वाला पार्ट आएगा भी नहीं। ठीक है, टू फाइंड क्या फाइंड करने के लिए बोला है? मास वाला पार्ट तो लिख देंगे m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो मैं ऑब्जर्व कर रहे हो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा तो फॉर्मूला कौन सा होगा? Q इज इक्वल्स टू m t। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर mc डेल्टा t वाला पार्ट। साथ में हीट का दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा था? Q इज इक्वल्स टू ml। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब स्टेट चेंज होता है। तो लोग क्या बना रहे हैं? पानी से बर्फ बना रहे हैं ना, आइस टू वाटर बना रहे हैं, सर वाटर टू आइस बना रहे हैं, मतलब ml वाला पार्ट यूज होगा। तो मेरे को कुछ कुछ वैल्यूज और पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का स्टैंडर्ड वैल्यू है, C का वैल्यू कितना होता है? इट इज 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। देखो इस फॉर्मूला में ये वाला वैल्यू चाहिए। सेकेंडली एल इस मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है और वेपराइजेशन भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग वाटर से आइस बना रहे हैं, तो फ्यूजन हो रहा है कि वेपराइजेशन हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या दिया था मैंने? फ्यूजन फॉर वाटर का वैल्यू क्या दिया था मैंने? 80। हाँ, इसका वैल्यू आएगा 80 किलो कैलोरी पर केजी। बिकॉज अब केजी वाला पढ़ लिख रहा हूँ। ओके, नाउ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन ध्यान से देखना इसका, बिकॉज इस चैप्टर के सम थोड़े से ट्रिकी है। पूरे साइंस में सबसे ट्रिकीस्ट सम है तो यही है। ये 3 सम इन लोगों को सबसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चलो सोल्यूशन वाले पढ़ने को पहले लिखते हैं फॉर वाटर के लिए। वाटर के साथ क्या हो रहा है? चलो स्टोरी स्टार्ट कहाँ करेंगे? वाटर वाला पार्ट इस फिलहाल के लिए लिक्विड स्टेट में, और अगर लिक्विड स्टेट में रहेगा तो टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 20 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसको आइस तो बनाना है, मतलब आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री। बट पानी कभी भी डायरेक्टली 0 डिग्री पे नहीं आता है। वो वाला पार्ट में कैसा होगा? वाटर पहले वाटर ही रहेगा, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा, वो अभी भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। एक बार सारा का सारा पानी 0 डिग्री बन जाएगा, इसके बाद ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आइस के अंदर, और आइस बन जाएगा मेरा सॉलिड विच इज अगेन 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज, और ये वाले केस में क्या हो रहा है? स्टेट चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम लोग? Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा t। और इस वाले के लिए Q is equal to L। तो वाटर के लिए दोनों ही फॉर्मूला यूज करना है। तो हम लोग लिखेंगे हीट ऑफ A इज नथिंग बट mc डेल्टा t प्लस ml। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। कभी कभी मुझे दोनों फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, कभी कभी मुझे सिंगल फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। आइदर ये या दोनों, अकॉर्डिंग टू दिस सम वाला पार्ट। अगर तुमको सम में सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो इतना सा यूज करोगे, सब में सिर्फ स्टेट चेंज होगा इतना सा यूज करोगे, सब में टेम्परेचर के साथ स्टेट भी चेंज है तो ना यूज करोगे। ओके, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फॉर अमोनिया देखो, फॉर अमोनिया के अंदर क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? कुछ दिया ही नहीं है, तुम लोग कैसे चेंज? टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा बट वो क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा नहीं है। अपने को सिर्फ एल वाला पार्ट दिया है, मतलब मुझे एमएल वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, तो मैं डायरेक्टली कौन सा यूज करूंगा? क्यू बी इज इक्वल्स टू एम एल। ओके, क्लियर है? अब लोग लिखेंगे, हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोलता है? जितना वाटर हीट लूज करेगा उतना अमोनिया हीट गेन करेगा, तो इसका हीट और इसका हीट इक्वल होगा। तो लिखेंगे क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। क्यू ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इट इज एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल इज इक्वल टू क्यू बी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? एम एल लिखेंगे। अब ये सब वैल्यूज प्लेस करते हैं। मास इज 2 इंटू सी इज 1 एंड डेल्टा टी का फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? डेल्टा टी इज नथिंग बट या तो T2 माइनस T1 हो सकता है और T1 माइनस T2 हो सकता है।
विच एवर इज ग्रेटर, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इट इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, दोनों में से कोई भी कम या ज्यादा, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि T2 ही पहले आना चाहिए या T1 ही पहले आना चाहिए, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। सिर्फ थिंग ये होता है कि जो ज्यादा बिगर होगा उसको पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग 20 माइनस 0 प्लस m का वैल्यू इज 2 एंड l का वैल्यू इज 80 इज इक्वल्स टू, अब अमोनिया के लिए मास तो हम लोग कैलकुलेट करना है, एंड लेटेंट हीट ऑफ अमोनिया कितना दिया है 341, तो ये हो जाएगा 341। नाउ 2 1 जा 2, 20 माइनस 0 20 20 20 बाई 0 20 नहीं होता, 20 बाई 0 20 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 20, अब तो यूट्यूब पे वायरल है, मैं डाल दूंगा ये। नेक्स्ट व्हाट इज प्लस 2 इंटू 80 इज नथिंग बट 60, 160 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 341 m, 2 इंटू 20 इज नथिंग बट 40 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 341 m, 40 प्लस 160 करो कितना होगा 200 m इज इक्वल्स टू 341 m। मुझे m का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 200 अपॉन 341 इज इक्वल्स टू m, उसको डिवाइड कर लेते हैं, 200 अंदर जाएगा 341 बाहर रहेगा, तो ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो 0 जा 0 माइनस हो जाएगा 200 पॉइंट आके प्लस, अब 341 तो 5 लगेगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 3 जा 15 प्लस 70, तो 5 लिखना जाएगा 1705, और इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 295, उसे घटा दो अगेन 10 जाएगा 9 जाएगा 8 से 341 into 8 8 1 जा 8 8 4 जा 32, तो जाएगा 3 and 2 8 3 जा 24 8 6 जाएगा 27, तो जाएगा 1 जा 2728 माइनस करो, ये हो गया 4 10, तो 2 4 जाएगा 2 9 जाएगा 2 इसे घटा दो 2220, आगे कितना जा रहा है तो 6 वाला आएगा, तो 341 into 6 करेंगे, 6 1 जा 6 6 4 जा 24 6 3 जा 18 19 20 20 तो 2046 माइनस करेंगे, ये 1 10 10 से 4 ये 1 11 हो जाएगा 7 1 0 1740 1740 यहां पर जाएगा 5 जा 6 जाएगा 5 ये जाएगा 1705 माइनस 1 जाएगा 3 m इज इक्वल टू 0.5865, बट ये मुझे क्या मिला इन केजी मिला है, बिकॉज मास वाला पार्ट केजी के अंदर है, तो ये वाले पार्ट में ये कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कैलकुलेशन, हाँ ठीक है चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आगे। सो अब मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो m इज इक्वल टू 0.5865 into 1000 which is nothing but डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा 586.5 ग्राम, टेक्स्ट में 4 दिया है बट अपना 5 आ रहा है, ओके चलो लिख लो, ओके we'll go with the C1, the thermally insulated pot has 150 grams of ice at temperature 0 degrees Celsius, how much steam of 100 degrees Celsius has to be mixed to it so that water of temperature 50 degrees Celsius will be obtained। इस क्वेश्चन में सिनेरियो क्या दिया है, एक मटका है जिसके अंदर आइस वाला पार्ट है, अब उन्हें क्या किया उसके अंदर स्टीम डाला है, उसको गर्म नहीं किया, सिर्फ गर्म स्टीम डाला है, अगर बर्फ रहेगा तो टेम्परेचर कितना 0 डिग्री, स्टीम रहेगा तो टेम्परेचर कितना 100 डिग्री, अब उन्होंने क्या कर रहे हैं दोनों को मिक्स कर रहे हैं और दोनों मिक्स करके दोनों को 50-50 पे लेके आने का ट्राई कर रहे हैं, तो इस वाले केस में लोग क्या बोल रहे हैं कितना स्टीम डालना चाहिए हम लोग को, तो ये उन्होंने बोला है कि हाउ मच steam of 100 degrees Celsius has to be mixed to it so that the temperature will become 50 degrees Celsius, और कुछ given data हम लोग को दिया हुआ है, लेट्स सी क्या दिया है, हम लोग given वाले पार्ट में दो चीज दिया हुआ है, इसमें हम लोग दो रिस्पेक्ट के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, एक हमारे पास आइस वाला पार्ट है जो पॉट के अंदर है और एक वाला पार्ट हमारे पास स्टीम है, ओके इट्स इन अ थर्मली पॉट, थर्मल मतलब क्या हो गया उसका अंदर का हीट बाहर नहीं आ सकता, बाहर वाला पार्ट अंदर नहीं आएगा, ओके तो वाला पार्ट थर्मली आइसोलेटेड हो गया। अब आइस के लिए क्या क्या गिवन दिया वो लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, आइस इज द 150 ग्राम्स ऑफ आइस है, तो लिखेंगे मास इज इक्वल्स टू 150 ग्राम्स, फर्स्ट सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं टेम्परेचर 0 डिग्री, तो T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आइस 0 डिग्री पे है, इसको हम लोग को 50 डिग्री पे लेके जाना है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस, ओके फर्दर हम लोग क्या दिया हुआ है फॉर स्टीम, स्टीम का हम लोग को मास पता नहीं है, तो स्टीम का मास को हम लोग को कैलकुलेट करने से क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, स्टीम का टेम्परेचर पहले कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस,
इसको हम लोग लेके कहाँ पर आएंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अगर आइस एंड स्टीम वाला पार्ट रहेगा तो स्पेसिफिक हीट फिक्स रहेगा, तो सी का जो वैल्यू होगा, सी का वैल्यू कितना होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आइस के लिए भी सेम होगा, स्टीम के लिए भी सेम होगा, सो इट इज 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स हो गया। फर्दर, अब इसमें क्या आइस में स्टेट चेंज हो रहा है, हाँ कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है, आइस कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड, मतलब ये वाला पार्ट क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू यूज करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू कितना है, इट्स 80 कैलोरी पर ग्राम वाला पार्ट। इस वाले केस में क्या हो रहा है, स्टीम है, स्टीम को अगर तुम ठंडा करना स्टार्ट करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, और ये इसमें क्या हो जाएगा, अगर स्टीम से लिक्विड बन रहा है मतलब वाटर बन रहा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसका वैल्यू कितना होगा, 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो मैं सारी गिवन वैल्यूज वाला पार्ट लिख लिया, और मेरे को जो फॉर्मूला यूज करना होगा, फॉर्मूला में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी है एंड लेटेंट हीट वाला पार्ट भी है, तो हम Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T भी यूज करेंगे एंड Q इज इक्वल्स टू ML भी यूज करेंगे। पहले वो इक्वेशन का चेन बना लेते हैं कि व्हाट आइस के अंदर क्या स्टोरी हो रहा है और स्टीम के अंदर क्या स्टोरी हो रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं फॉर आइस। आइस में क्या हो रहा है, हम लोग आइस को स्टीम डाल रहे हैं मतलब मेल्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए जो आइस होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा। अगर आइस सॉलिड स्टेट में है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब ये मेल्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये सारा आइस वाटर बनना स्टार्ट करेगा जो लिक्विड स्टेट में होगा, बट क्या टेम्परेचर डायरेक्टली राइज करेगा, क्या टेम्परेचर अभी भी किस पे रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। एक बार वाटर 0 डिग्री पे आ जाएगा वो हीट अप होते जाएगा और वो वाटर कहाँ तक बन जाएगा हमारा, लिक्विड स्टेट में 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस रीजन के पीछे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारा, टेम्परेचर सेम है स्टेट चेंज हो रहा है, तो दिस इज Q इज इक्वल्स टू ML, और इस वाले पार्ट में स्टेट चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ये स्टोरी हो गया आइस के लिए। अब सेम स्टोरी लिखेंगे फॉर स्टीम, सो फॉर स्टीम, चलो स्टीम से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास स्टीम है, स्टीम इज इन गैसियस स्टेट और उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर वो बर्फ से मिक्स करना स्टार्ट करेगा तो ठंडा होने लग जाएगा, अगर वो ठंडा होने लगेगा तो उसका टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, दिस विल बी फिलहाल के लिए वाटर बनेगा सबसे पहले जो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और उसका टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये मेल्ट कर सॉरी कूल करके वाटर बनेगा एट लिक्विड एंड इसका जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जितना एक हीट लूज कर रहा होगा उतना दूसरा हीट गेन कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर भी अगेन फॉर्मूला के हिसाब से, इधर फॉर्मूला लिखा नहीं है, फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको हम लोग लेते हैं QA, QA इज इक्वल टू नथिंग बट ML प्लस MC डेल्टा T। सेम में इसके लिए फॉर्मूला सेम यूज होगा, इसके लिए हम लिखते हैं QB इज इक्वल टू M, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसमें भी होगा ML और इसमें भी होगा MC डेल्टा T, तो ये हो जाएगा ML प्लस MC डेल्टा T। अब दोनों को इक्वल इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, इट इज QA इज इक्वल्स टू QB। अगर हम डिस्टिंग्विश करना रहेगा अलग अलग तो हम ऐसा भी कर सकते हो, मास को जब 1 है इसको 2 प्लेस कर दो, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 1 1 रहेगा ये फिर ये 2 2 रहेगा। ओके, चलिए तो मैं ऐसा लिख देता हूं दोनों के लिए, तो MM में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वाला M यूज कर रहा है, तो ये 1 और ये 1 ले लो, इसको 2 एंड इसको 2 प्लेस कर दो, ठीक है। सो MA QA के लिए वैल्यू बनेगा M1L प्लस M1C डेल्टा T इज इक्वल्स टू QB के लिए M2L प्लस M2C डेल्टा T। अब वैल्यू प्लेस करते हैं, मास ऑफ द आइस इज 150 इनटू L का वैल्यू इज 80, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, प्लस मास इज 150 इनटू स्पेसिफिक हीट इज 1, तो ये हो गया 1 इनटू डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, हायर माइनस लोअर, 50 माइनस 0 अदिति 50 माइनस 0 is equals to, so now M2 वाला पार्ट M2 as it is into L वाला पार्ट का वैल्यू इज 540,
ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए, प्लस m2 एज इट इज, c का वैल्यू इज 1 एंड डेल्टा t इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर। ये पर क्या होगा, बिगर माइनस स्मॉलर, तो ये जाएगा 100 माइनस 50। सो 150 इंटू 80, 15 8 जा, इसका आंसर आ गया 120, और ये 2 जीरो बचा है पीछे, तो ये 2 जीरो एडअप हो जाएगा, प्लस ये 150 वाला पड़ा एज इट इज, और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 50 आएगा, इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 540 m2 प्लस 100 माइनस 50 का तो 50 होगा, तो ये जाएगा 50 m2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 15 फाइजा इज 75, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 75, इसका एक जीरो इसका एक जीरो मिला के 2 जीरो, इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों सेम टू सेम है तो मैं ऐड कर सकता हूँ इसको, 540 प्लस 50 करेंगे तो कितना होगा, 590 m2, इन दोनों को ऐड करेंगे अभी, 12,000 प्लस 7,000 करोगे तो कितना होगा, 12 प्लस 7 इज 19, मतलब मुझे 500 भी है, तो 19,500 इज इक्वल्स टू 590 m2 स्क्वायर नहीं बोलते हैं। नाउ मास कैलकुलेट करना है, डिवाइड में जाएगा, तो 19500 डिवाइडेड बाय 590 इज इक्वल्स टू m2, 0 एंड 0 कैंसिल, तो डिवाइड करो जरा, 1950 डिवाइड बाय 559, 1950 डिवाइडेड बाय 59, 3 60 1 60 60 177 माइनस ये होगा 1 ये होगा 115, 3 8 5 8 ये होगा 10 ये होगा 180 फिर आएगा 3 177 माइनस होगा फिर आएगा 3.000 माइनस 30 बचेगा हमको, इज m2 इज इक्वल टू 33.0 मतलब 33 ग्राम्स, इज योर आंसर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 150 ग्राम ऑफ आइस में 33 ग्राम ऑफ स्टीम डालूंगा, तो दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री पे आकर रुक जाएगा। ओके, चलो लिख लो। ओके, नाउ सम नंबर डी वाला पार्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कैलोरीमीटर वाला पार्ट। पहले कैलोरीमीटर क्या समझ लेते हैं, फिर उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट समझते हैं। कैलोरीमीटर समझने से पहले तो ये समझ लो कि मान लेते, ऐसा ग्लास तो बनेगा नहीं एग्जैक्टली, बस समझ लो एक ग्लास है। ओके, इस ग्लास में उन्होंने चाय रखा है, गरम चाय। ओके, अगर इसमें गरम चाय भर के रख दोगे तो चाय का टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा, तो समझाने के सिर्फ बोल देते टेम्परेचर अगर चाय कितना होने वाले, ज्यादा हो गई और ज्यादा कर दिया, 80 डिग्री समझ लेते हैं। अगर चाय कितना 80 डिग्री टेम्परेचर पे चाय है, अगर चाय गर्म है तो क्या ये ग्लास गर्म होगा कि नहीं होगा, ग्लास भी गर्म होगा, तो ग्लास गर्म किसकी वजह से हुआ, चाय की वजह से, मतलब क्या हो गया, चाय का हीट इस ग्लास के अंदर एंटर कर गया। अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूं, जैसे कोई लेड लगा दो इसके ऊपर, अगर इस पर ढक्कन लगा दूंगा तो क्या चाय ठंडा होगा अभी, नहीं, कितनी देर तक नहीं होगा, 5 मिनट के लिए, 1 घंटा ठंडा हो जाएगा, तब तक चाय पीता नहीं तू। अगर ढक्कन लगाने से हम लोग चाय का जो ड्यूरेशन पीरियड उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज आजू बाजू की जो हवा रहेगी वो एयर वेपर से टकराना स्टार्ट करेगा और इसमें से इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मुझे इसको आइसोलेट करना है, मतलब ये हीट टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, जैसे एग्जांपल इज थर्मस, थर्मोप्लास, थर्मस वाले पढ़ने कैसा होता है, जो चाय वाले ना जो लेके केटली लेके निकलते हैं, उन लोग एक थर्मस में लेके निकलते हैं, तो चाय अंदर रहता है और कब से ट्रैवल करेंगे वो चाय ठंडा नहीं होता है। उसका रीजन क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, इस हवा को इस कंटेनर से मिक्स होने नहीं देते हैं। अगर हवा इस ग्लास को मिक्स नहीं होगा तो इसका हीट हवा में आएगा ही नहीं, तो अल्टीमेट मोटो क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी हीट बाहर नहीं आएगी और इसकी हवा अंदर नहीं जाएगी, तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो ऐसे वाले किसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो कैलोरीमीटर का तुम लोग एक में से एक डायग्राम था, वाला पार्ट का था तुम लोग एक इनर कैलोरीमीटर था और इसके बाहर एक वेसल था। ओके, अब ये वाले केस में क्या होता है, कि बीच वाले जो पार्ट होता है उसको वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम मतलब नो एयर। ओके, इसके अंदर ऊपर का ग्लेड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, तो ये वाले केस में क्या होगा, अब इसके अंदर मान लो नॉर्मल वाटर, सादा पानी रख देते हैं, सादा वाटर रहेगा तो मतलब टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो इनर वेसल है, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ, दिस इज माय इनर वेसल, और ये वाला पार्ट इज माय आउटर वेसल। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो ये इनर वेसल का टेम्परेचर कितना होगा,
25 25 रहेगा। जैसे इस वाले केस में अगर चाय 80 डिग्री की होगी तो इस कंटेनर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये दोनों हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ नहीं रहता है, वो लोग अंदर का जो लिक्विड होगा उसका टेम्परेचर बता देंगे। तो तुम लोगों को समझना होगा जो लिक्विड का टेम्परेचर होगा वही मेरा इनर कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी होगा। तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर एंड लिक्विड का टेम्परेचर सेम रहता है। अब मान लेते हैं हम लोग इसके अंदर एक सॉलिड बॉल डाल देते हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। मैं एक गरम आइस बॉल समझ लो, कुछ आइस बॉल क्या, आयरन बॉल समझ लेते हैं, जो मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ। इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ये बॉल इसके अंदर जाना स्टार्ट करेगा तो पानी इसको ठंडा करना स्टार्ट करेगा। अगर पानी इसको ठंडा करेगा तो इसका 100 डिग्री का टेम्परेचर धीरे धीरे कम तो होने लग जाएगा, बट इसके बदले में क्या होगा, पानी धीरे धीरे गर्म नहीं हो जाएगा। अगर पानी गर्म होगा तो साथ साथ में कैलोरीमीटर भी गर्म हो जाएगा। तो जो हीट का एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट अंदर आया है ये अपना हीट को लूज कर रहा है, और ये जितना हीट लूज कर रहा होगा उतना ये दोनों ही क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं ये 100 डिग्री से मान लो 50 डिग्री पे आया, मतलब इस हॉट ऑब्जेक्ट ने 50 डिग्री लूज किया। तो इसने 50 डिग्री लूज किया होगा तो वाटर 25 से 50 डिग्री पे आ जाएगा। साथ ही साथ जो कैलोरीमीटर होगा वो भी किस पे आ जाएगा, 50 डिग्री पे आ जाएगा। तो इसने 25 डिग्री ले लिया पानी ने, और इनर वाले ने भी 25 डिग्री ले लिया। ऐसे करके दोनों बैलेंस होगा। तो हम एक्चुअली क्या बोलेंगे, heat of the calorimeter would be equal to, heat of the calorimeter plus heat of the water would be equal to the heat of the hot object। जितना हॉट ऑब्जेक्ट ने हीट लूज किया होगा उतना वाटर ने और कैलोरीमीटर दोनों ने एब्जॉर्ब किया होगा। ओके, यही फंडा हम लोग को न्यूमेरिकल में भी यूज करना है। तो लेट्स सी क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर डी, a calorimeter has a mass of 100 grams and specific heat 0.1 kilocalorie per kg degree Celsius. It contains 250 grams of liquid at 30 degrees Celsius having specific heat of 0.4 kilocalorie per kg degree. If we drop a piece of an ice of mass 10 grams at 0 degrees Celsius, what will be the temperature of the mixture? उन्होंने क्या बोला है, अल्टीमेटली टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन वाला पार्ट सिंपल है, थोड़ा सा लेंथियर पार्ट है। इधर तुमको तीन चीज दिया हुआ है, एक कैलोरीमीटर दिया है, तो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले डी, इट्स एक कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर के अंदर एक लिक्विड है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा एक लिक्विड है, और इसके अंदर हमने क्या डाला है, बर्फ डाला है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आइस हो जाएगा। ये तीन चीजों के बीच में हमारा रिलेशन चल रहा है। मतलब कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड हो गया, जब मैं बर्फ डालना स्टार्ट करूंगा दोनों ठंडा होने लग जाएगा और आइस वाला पार्ट मेल्ट करेगा। ये हमारा स्टोरी है। सो कैलोरीमीटर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया, लेट्स सी। कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम, तो इसको लिख लेते हैं m1 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। फर्दर क्या दिया हम लोग क्वेश्चन में, एंड स्पेसिफिक हीट 0.1, स्पेसिफिक हीट को हम लोग C से सिंपलाइज करते हैं, C इज इक्वल्स टू 0.1 किलो कैलोरी पर केजी। फर्दर क्या दिया हम लोग को, डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री सेल्सियस। फर्दर इट कंटेन्स 250 ग्राम्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड हम लोग को पानी नहीं बोला, कोई तो लिक्विड होगा। तो इसका मास m2 इज इक्वल्स टू कितना दिया, 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स। फर्दर इस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कितना है, इस लिक्विड का स्पेसिफिक हीट हम लोग को दिया है, नहीं दिया, 0.4 दिया। ओके, स्पेसिफिक हीट इज 0.4 किलो कैलोरी, स्पेस कम हो गया, इट इज स्लैश केजी डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आ जाएगा आइस। ठीक है, चलो साथ में लिक्विड का एक और चीज दिया हुआ है, लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग को दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। फर्दर बात करते हैं आइस के लिए। फर्दर इफ वी ड्रॉ अ पीस ऑफ एन आइस ऑफ मास 10 ग्राम्स, बर्फ हमने कितना डाला है, सिर्फ 10 ग्राम बर्फ डाला है, और इसका टेम्परेचर में कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक हीट दिया है, इसका भी स्पेसिफिक हीट दिया है, पर इसका स्पेसिफिक हीट नहीं दिया है, तो कितना देंगे, 1 कैलोरी। स्पेसिफिक सी का वैल्यू क्या लेते आ रहे हैं अभी तक, सी का वैल्यू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, और चाहे स्टीम हो। सबसे लास्ट में देख,
हाँ मिल गया। मिल गया, आंखों के सामने अंधेरा दे रहे हैं, सामने लिखा हुआ लेकिन नहीं दिख रहा देखो, ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके चलो ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड दिया है, ऐसे टेम्परेचर ऑफ आइस दिया है, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या है? वाह, कैलोरीमीटर ऑफ टेम्परेचर लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस, कैलोरीमीटर 36। हाँ अभी तो मैंने बताया था, जितना चाय का टेम्परेचर होगा उतना ही ग्लास का टेम्परेचर होगा ना, तो जितना लिक्विड का टेम्परेचर होगा उतना ही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा। क्योंकि ये T1 30 डिग्री है, तो ये T1 भी कितना हो जाएगा तुम लोगों का 30 डिग्री सेल्सियस। तो होल आइडिया क्या हो रहा है, हमारा एक कैलोरीमीटर है, इसके अंदर कोई तो एक लिक्विड है, लिक्विड कौन सा है वो पता नहीं, पानी तो नहीं है वो, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो बर्फ का टुकड़ा डालने की वजह से क्या होगा, ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, तो अल्टीमेटली मान लो बर्फ पिघल गया, तो जो सोल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, उसका टेम्परेचर कितना हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, T2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, T2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड T2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब जो मिक्सचर बनेगा, क्या उसका टेम्परेचर सबका सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। फिर जब वो बर्फ पिघल जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, फिर जो मिक्सचर तैयार होगा उसका टेम्परेचर कैलोरीमीटर का सब सेम होगा, तो इन सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन के साथ, इसको हम लिखेंगे T, T एंड T। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल आंसर तीनों टेम्परेचर का वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसका सोल्यूशन वाला पार्ट में हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है इसके। सो वन बाय वन सोल्यूशन कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर, हाँ सॉरी मैं ही कंफ्यूज, टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर। अब क्या कैलोरीमीटर में स्टेट चेंज हो रहा है? कैलोरीमीटर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो कैलोरीमीटर के लिए लिखते हैं QA होगा, M1C डेल्टा T यूज होगा। ओके, बिकॉज सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सिमिलर लिक्विड के लिए भी क्या होगा, QB इज इक्वल्स टू M2C डेल्टा T। बट हम लोग बात करेंगे फॉर आइस। अगर आइस हम लोग लिक्विड में डालेंगे, सोल्यूशन में डालेंगे, तो आइस तो मेल्ट करेगा, अगर आइस मेल्ट करेगा उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला पार्ट भी रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी लिख लेते हैं। latent heat of fusion is 80 calorie per gram. Okay, so for ice के लिए हमें वैल्यू क्या मिलेगा, दिस QC is equal, तो हमें दो वैल्यू होगा। बर्फ के लिए पहले स्टोरी लिख लेते हैं कि बर्फ में एक्चुअली होगा क्या। आइस वाला पार्ट से बनेगा पहले वाटर, बट दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री 0 डिग्री। फिर ये टेम्परेचर वाटर वाले पार्ट से टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेगा और T टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा फॉर्मूला ml का और यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा MC डेल्टा T का। ओके, सो सेकेंड वाला पार्ट इज QC इज इक्वल्स टू ML प्लस MC डेल्टा T। इधर आएगा 3, इधर आएगा 3 और इधर भी आएगा 3। ओके चलो, अब हीट एक्सचेंज किसके बीच में होगा, तो जो हीट एक्सचेंज होगा किसके बीच में होगा, कैलोरीमीटर लिक्विड एक तरफ होगा, बर्फ वाला पार्ट एक तरफ होगा। तो हम लिखेंगे कैसे, इट इज नथिंग बट QA प्लस QB इज इक्वल टू QC। आराम से भाई, ओके लो ना, QA का फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को, M1C डेल्टा T प्लस QB is nothing but M2C delta T is equals to QC के लिए होगा M3L plus M3C delta T। अब वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यू वाला पार्ट M1 is nothing but 100 into C का वैल्यू इज 0.1, डेल्टा T is nothing but टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा, किसका होगा, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि T का टेम्परेचर ज्यादा होगा? डेल्टा टी के लिए क्या बोलते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं या T1 माइनस T2 करते हैं, मतलब हायर माइनस लोअर करते हैं ना, तो इसमें ये ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, हम लोग बर्फ डाल रहे हैं, अगर मैं बर्फ डालूंगा तो कैलोरीमीटर ठंडा होगा कि गर्म होगा, ठंडा होगा, तो टेम्परेचर कम होने वाला है, तो एनी डे ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसको हम क्या करेंगे, इट वुड बी 30 माइनस T करेंगे, ठीक है। फर्दर प्लस M2 कितना है मेरे पास 250, तो ये हो जाएगा 250 इंटू C का वैल्यू कितना है मेरे पास 0.4 इंटू अगेन
ये लिक्विड में बर्फ डालना स्टार्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी कम ही होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फॉर वाटर M3 का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 इंटू L का वैल्यू कितना है हमारे पास 80, ये हो गया एक ब्रैकेट, प्लस M3 का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 इंटू C का वैल्यू इज 1 इंटू डेल्टा T इज नथिंग बट T माइनस जीरो T माइनस जीरो। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 इंटू 0.1 करेंगे तो ये होगा 10, बिकॉज एक जीरो एक डेसिमल को हटा देगा, तो 1 इंटू 10 करोगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 250 इंटू 0.4, ये जीरो इस डेसिमल को हटा देगा, तो 0.4 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 100, और आगे क्या होगा 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 8 इज 800, और ये 10 इंटू टी माइनस करें तो कितना होगा प्लस 10 टी, ये 10 एज इट इज, टी माइनस जीरो कितना होता है टी होता है, टी इंटू 10 करें तो कितना होगा 10 टी होगा। ओके ठीक है, अब देखो कॉमन ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे और इसके आगे वाला और इसके वाला एक बार लिखेंगे, तो ये कैसे बनेगा, दिस वुड बी 30 माइनस टी एंड 100 प्लस 10 या फिर 10 प्लस 100 इज इक्वल टू, इस तरफ कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, लेट इट बी एज 800 प्लस 10 टी। ओके, तो ये हो जाएगा 1110 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 800 प्लस 10 टी। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा 11 इंटू 3 इज 33 एंड 2 0 माइनस 110 टी इज इक्वल्स टू 800 प्लस 10 टी। अब टी को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3300 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 110 टी प्लस 10 टी। 33 माइनस 8 वाला पार्ट, 33 से 8 क्या दो 25, तो ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू 120 टी। मुझे टी का वैल्यू कैलकुलेट करना, नीचे जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू टी। जीरो और जीरो कैंसिल, तो 12 को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवीजन वाला 250 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 जा 24 माइनस 1 ये हो जाएगा 10, 12 0 जा 0 ये हो जाएगा 10.100, तो 12 8 जा 96 ये हो जाएगा 96 माइनस 4 40 कितना होगा, t इज इक्वल्स टू 20.8 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये तो टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हो गया, जो लिक्विड का टेम्परेचर 30 डिग्री था, एक 10 ग्राम का बर्फ डालने की वजह से उन सबका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 20.8 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा एंटायर मिक्सचर का। Okay, so that's the end of the numericals wala part. That's it today. Bye bye and have a great day.